नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल दिल दिया दहलीज, जिसकी राइटर हैं रिफ़त सिराज, उसकी ये तीसरी एपिसोड है और इसकी चौथी एपिसोड आप लोगों को आज ही बुक्स फॉरएवर चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, उस चौथी एपिसोड का नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग बुक्स फॉरएवर चैनल पर जाकर उसकी एपिसोड अभी सुन सकते हैं। मतलब मैंने दोनों साथ ही एपिसोड अपलोड कर दिए हैं, बाकी का सारा नावल आप लोगों को उसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब उसका वो वाला नावल कंप्लीट हो गया है, तो अब ये इस नावल को हम उस चैनल पर शिफ्ट कर देते हैं। होपफुली कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन लोगों ने सुनना है वो इधर भी सुनना है, उधर भी सुनना है। तो शिफ्ट करने का ये था कि ये लॉन्ग नावल है और मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट नावल प्रोवाइड करूँगी। हो सकता है कुछ सिलसिलेवार नावल भी साथ में स्टार्ट कर दूँ, लेकिन चूँकि ये हवेली बेस्ड नावल है तो मुझे था कि ये उधर ही मैं पढूँ। तो आप लोग इसकी एपिसोड, ये तीसरी एपिसोड सुनने के बाद फ़ौरन चौथी एपिसोड भी उधर जाकर सुन सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी तीसरी एपिसोड को बगैर किसी देर के। 7 सी से बाहर समंदर ठाठी मार रहा था और अंदर शोर-गुल का एक समंदर बरपा हुआ था। वो सब जाग चुके थे, आज़ादी के एहसास से ख्वामखा कह के उमड़ रहे थे। भाई ये बाबा साहब की आनन फानन मेहरबानी बिल्कुल समझ में नहीं आई। मुन्ना सबसे पहले बाथरूम से बरामद हुई थी और हैरानी का इजहार कर रही थी, जबकि घर में खसूसी मेहमान मौजूद थे। शीनो ने चढ़ती नज़र रोशी पर डाली, जो सूटकेस से अपने कपड़े निकाल रही थी। ये तो है, जरी ने अपनी चोटी के बल खोलना शुरू किए। शायद रोशी का आइडिया हो। रूबी ने मतवक्का इंकशाफ की आस में रोशी की तरफ देखा। मुझसे कोई बात ना करे, वो फाड़ खाने को दौड़ी। हाँ, इससे कोई बात ना करे, ये यूं भी अपसेट होगी। शीनो अपने कपड़े उठाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी रसी का जहर रोशी की नस नस में उतर गया। उफ, कितने शानदार पराठे बन रहे, खुशबू बता रही है। तानिया ने अंदर सांस खींचकर जल्दी से फिजा बहाल करने की कोशिश की। मामा से अच्छे पराठे तो कोई नहीं बना सकता। मोना को मामा के पराठे याद आए। कलो भी उन्हीं की असिस्टेंट है, फिक्र ना करें। गुल्लू मुस्कुराई। असिस्टेंट तो उनकी सरस्वती भी है, कैसा नक्शा बनाती है पाकिस्तान का बगैर कश्मीर के। जरी ने गिरा लगाकर सबको कहका लगाने पर मजबूर कर दिया। आप ही मैं ड्राइवर के साथ करीबी बाजार तक हुआ हूँ। रोशी ने बाजू पर कपड़े लटकाए। जरी से मुखातिब थी। अकेली क्या लोगी, अभी तो हमारे पास बहुत वक्त है। मोना ने मदाखलत की। अकेली कहाँ, ड्राइवर भी तो होगा। और ये कि मेरे पास वक्त नहीं है। उसके अंदाज में अजीब खोया खोया अंदाज साफ महसूस हो रहा था। वो सब चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगी। जल्दी आ जाऊंगी, वो फिर बोली। अच्छा ठीक है, मगर देखो जल्दी आ जाना। जरी ने कुछ सोचते हुए इजाज़त दे दी। आप फिक्र ना करें, गुस्ल करके पहले नाश्ता तो कर लो। गुल्लू ने टोका। गुस्ल करने जा रही हूँ, मगर नाश्ता करने का मूड नहीं है, वो उस तरह गुमसुम अंदाज में कहती हुई बाहर निकल गई। इसकी थकन नहीं उतरी अभी शायद, मुन्ना ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, बाजार तो रात तक खुले रहते हैं, शीनो ने तल्खी से कहा। तो मुन्ना बस उसकी तरफ देख कर रह गई। गुस्ल के बाद नाश्ते का गलगला शुरू हुआ। सुबह के 10 बज रहे थे। रोशी स्याह कपड़े बदल कर जा चुकी थी। वो सब फिल्म लगाकर लाउंज में ढेर हो गई थी। उन्हें पता तक न चला कि रोशी कब वापस आई और ऊपर कमरे में चली गई। फिल्म देखने के बाद वो शाम को समंदर की सैर का प्रोग्राम बना रही थी, जब फातिमा ने उन्हें बताया कि ऊपर के कमरे में लॉक नहीं खुल रहा, उसे सफाई करना है। शायद लॉक ख़राब हो गया है या अंदर से बंद हो गया। अंदर कौन है जो बंद करेगा? जरी ने मुन्ना की शक्ल देखी। रोशी नहीं आई अभी तक। महागुल्लू ने चौंक कर वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। दोपहर का 1 बज चुका था। मुन्ना, रोशी नहीं आई? जरी का कलेजा धक से रह गया। तफसीली शॉपिंग कर रही होगी, माल पैसा बहुत है। शीनो हंसी। आपके पास चाबी होगी, मुझे दे दीजिए, शायद खुद ब खुद लॉक हो गया हो। इन तालों में यही तो खराबी है। फातिमा ने जरी से चाबी मांगी। अरे तुम्हें चाबी की पड़ी हुई है, मुझे रोशी की फिक्र लगी है, बाबा साहब खाल खिंचवा देंगे मेरी। गुल्लू बेहद परेशान थी। इसे अकेला भेजने की ज़रूरत ही क्या थी? शीनो ने फिर तड़क कर कहा। मुन्ना, फातिमा को चाबियां दे दो दरवाज़ों की, इससे तो टालो। शीनो बुड़बुड़ाई। गुल्लू ने सुनी अनसुनी कर दी थी। वो अभी पैसेज में ही थी कि अख्तर गेट पर चौकीदार से बातें बनाता दिखाई दे गया। हाँ, ड्राइवर तो ये रहा, फिर रोशी कहाँ है? क्या वो अकेली गई है? उन्हें जैसे शौक लगा। अख्तर, वो दूरी से पुकारी। जी। वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। रोशी बीबी गई थी तुम्हारे साथ? उनका दिल अनजाने खदशात से कांप रहा था। उसे तो यहाँ के रास्ते का भी नहीं पता। जी हाँ। तो फिर वो कहाँ है? गुल्लू की जान में जान आई। वो तो जी जल्दी आ गई थी, मेडिकल स्टोर से शायद दवाई लेना थी उन्हें। बस दवाई ली और फ़ौरन ही मैं उन्हें वापस ले आया था। किस बात की दवा? उन्हें मज़ीद तशवीश हो गई।
अगर कोई दवा चाहिए भी थी तो वो ड्राइवर भी ला सकता था, मगर दवा किस मर्ज़ की, क्या हुआ है उससे? वो हज़रत फ़िक्रमंद थी। फिर कहाँ है वो जैसे झुराई। मेरे सामने तो अंदर गई थी, फिर मैंने उन्हें नहीं देखा। वो यहाँ आने पर बिल्कुल रजामंद नहीं थी। सारा सफ़र उसने बिना बात किए काटा था। यहाँ आकर भी वो बेचैन थी, सोई भी नहीं थी, नाश्ता भी नहीं किया था। गुलो के दिमाग में फिल्म सी चल पड़ी। मेडिकल स्टोर से क्या लेने गई थी? उन्होंने पलटकर रूबी और बिया की तरफ देखा और फिर जैसे किसी ख्याल से चौंक कर ऊपर की तरफ दौड़ पड़ी। उन्हें उसका जुमला याद आ गया था जो उसने दरिया बस्ती से रवाना होते होते बड़े रुहान से अंदाज में कहा था, अल्लाह करे मेरी मैयत ही अब यहाँ आए। गुलो सर पर दौड़ती उस कमरे की तरफ आई थी जहाँ फातिमा लॉक खोलने की सर तोड़ कोशिश कर रही थी। ये नहीं खुल रहा बीबी, वो जैसे थक कर बोली थी। गुलो ने जैसे उसकी बात नहीं सुनी। वह ज़मीन से छत तक बने दरीचे की तरफ आई थी जिसके दरमियानी पट उन्होंने सुबह खुले हुए देखे थे, मगर अब वो भी बंद थे और अंदर दबीज पर्दे पड़े हुए थे। गुलो पर जैसे वहशत सी तारी होगी। उन्होंने पास पड़ा गमला शीशे पर दे मारा। हाय हाय, रूबी और बिया की समझ में खाक नहीं आ रहा था। वो हैरान परेशान गुलो को देख रही थी। फातिमा ने भी अपनी कोशिशें मुलतवी कर दी। चनाक की आवाज़ के साथ शीशा टूट चुका था। गुलो दीवानावार पर्दा हटाकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। कमरे का माहौल चूँकि नीम तारीख था, इसलिए फौरी तौर पर कुछ भी वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो बदस्तूर बगैर पलक झपके अंदर घूर रही थी। चलो मुबाद उन्हें अपने पाँव के नीचे से ज़मीन से रखती हुई महसूस हुई। रोशी स्याह कपड़ों में आड़ी तिरछी लेटी हुई नजर आ गई। रूबी, अख्तर को और चौकीदार को बुलाकर लाओ, भागकर जल्दी से। वो सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई। क्या हुआ अपा? वो दोनों बदहवास हो गई। देर नहीं करो, जल्दी जाओ। अनजाने वसवसे ने उसे अपने जैसे बेदम कर दिया था। ये क्या किया रोशी, और क्यों किया? उन्हें पता था वो दरिया बस्ती से रवाना होने से बहुत पहले बहुत चुपचाप सी थी। जाने उसने कितनी बार उनसे कहा था कि वो कराची जाना नहीं चाहती, वो खाला के पास रहना चाहती है, मगर ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि जान पर बना ली जाए। उनका दिल डूब रहा था। रूबी ड्राइवर की तरफ दौड़ी और बिया लाउंज की तरफ। आनन फानन ऊपर अफरा तफरी फैल गई थी। अख्तर चौकीदार के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लड़कियां और मुलाजमीन हवास भागता एक दूसरे की शक्लें देख रही थी। मुन्ना और तानिया तो बाकायदा रो रही थी। तुम्हें कैसे ध्यान आया? शीनो के भी सारे कसबल निकले हुए थे। ड्राइवर जो सामने नजर आ गया था कह रहा था वो मेडिकल स्टोर से कोई दवा लाई थी। चलते हुए वो अपसेट भी बहुत थी। गुलर हंसी होकर बता रही थी। दरवाजे पर पड़ने वाली हर जर पर उनके दिल धड़क उठते। शायद इस बार दरवाज़ा खुलेगा। बल आखिर दरवाज़ा टूट गया और वो सब दरवाजे पर टूट पड़ी। सबसे पहले जस्ट जरी ने लगाई थी। फातिमा ने कमरे की लाइटें ऑन की। सुर्ख कारपेट पर स्याह कपड़ों में मलबूस बेतरतीब लेटी हुई रोशी का चेहरा सफ़ेद और पुरसकून था। मुन्ना ने उसके रुखसार थपथपाए। रोशी जान, उफ खुद आया। रोशी की मर्दनी ने जैसे उसके हवास भी मुर्दा कर दिए थे। मुला खुद को संभालो, जरी ने टोका। गाड़ी निकालो ड्राइवर। चौकीदार बहुत बूढ़ा था। जरी ने पलट कर उसकी तरफ देखा। दरिया खान, उठा लोगे इसे? वो बहुत मजबूत असाबी का मुजाहरा कर रही थी। चौकीदार ने रोशी को कंधे पर लाद दिया। आओ गुलू, तुम लोग आराम से बैठो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं रोने धोने की, फ़ोन कर दूंगी। जरी ने दुपट्टा सर पर जमाते हुए उन्हें तसल्ली दी और दरिया खान के पीछे चल पड़ी। गुलो भी बामुश्किल खुद को घसीट रही थी। सर से पैर तक प्रॉब्लम है ये लड़की। शिनो के अंदाज में बरहमी भी थी और झुंझलाहट भी। फिलहाल तो इसे बख्श दें। मुन्ना ने आंखें पूंछी। अजीब सा सकूत तारी हो चुका था। ये इतनी दूर भी निकल सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तानिया ने लम्हे भर को रोना धोना मौकूफ़ किया। ना शुक्री और पागलपन का जीता जागता नमूना है बस। शीनो की सारी तफरी खतरे में थी। वो तो सभी उसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहती थी, मगर जरी ने सख्ती से मना कर दिया था। अभी गाड़ी ने आधा फासला भी तय नहीं किया था और वो फ़ोन की घंटी के इंतज़ार में अपनी अपनी जगह चुप थी। मुन्ना बाजी, घर फ़ोन करूं? रूबी को फ़ौरन ख्याल आया। नहीं अभी नहीं, लाली ने मना कर दिया। हाँ, अभी ज़रा हॉस्पिटल के फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, मुन्ना ने भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। कमरे में एक बार फिर सकूत तारी हो गया। माहिन बिस्तर पर खामोश लेटी थी। मामा बिल्ली 2 मरतबा उसे नाश्ते का पूछ चुकी थी। अब फिर दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आ जाओ, उसने कोफत भरे अंदाज में दरवाजे की सिम देखा। दरवाज़ा खुला और बारी दाखिल हुआ। माहिन एकदम उठकर बैठ गई। आपने नाश्ता नहीं किया? कुछ देर खामोश रहने के बाद बारी ने पूछा। बड़ी अम्मी वो कह रही हैं आपने चूँकि नाश्ता नहीं किया था इसलिए खाना जल्दी लगा दिया। मुझे भूख नहीं है, उसने रखाई से जवाब दिया। जी? बारी ने लच कर उसकी सिम बगौर देखा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो फिक्रमंदी से उसकी सिम देख रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदाज बदस्तूर थे। फिर वो कुछ कहने की ख्वाहिश के बावजूद फिर कहकर खामोश हो गया। कुछ भी नहीं। फिर वो बेजारी से गोया हुई। बारिन ने सोचते हुए नज़रों से उसको देखा। उसके इर्द गिर्द बेशुमार रवैयों की गुजरगाहें थीं जिनसे वो रोज़ लम्हा लम्हा गुजरता था। रवैये की मामूली सी तब्दीली हसास तिबा पर अल्हाम की तरह उतरती थी। उसने बाग की सिमत खुलने वाली खिड़की की तरफ देखा जो अध खुली थी। पर्दा गिरा हुआ था, इसके बावजूद अध खुले
रखने का इशारा वाज़ेह था। कल मैंने सरस्वती को दुपट्टा धोने के लिए दिया था, ना मालूम कहाँ रख गई, मिला ही नहीं। तुम उसे ज़रा मेरे पास भेजो। महिन के लहजे में कदरे सुकून था। बारी के हाथ पुश्त पर बंधे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरीचे की सिमत बढ़ा, पर्दा पीछे सरकाया, दरीचे के दोनों पट खोल दिए। सुबह के वक्त इसे खोल लिया करे, ताज़ा हवा आती है। उसने पलट कर महिन को देखा। और रात के लिए क्या हुक्म है? वो तन से मुस्कुराई। ये आपका रिहायशी कमरा है, जिसे चाहे तसर्रुफ़ करें। वो भी मुस्कुराया। तो फिर आप खाना नहीं खा रही? नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं, उसने मुंह बनाकर जवाब दिया। थोड़ा सा खा लें। शाम को आप या यावर चच्चा और जवाद के साथ लंबे सफ़र पर रवाना होगी। कहीं नहीं जा रही मैं। रोशी कॉलेज से आए तो उसे मेरे पास भेज देना। आप यावर चच्चा से खुद बात कर लें। रोशी कॉलेज से आए तो भेज देना। ये यावर भाई का मुकदमा कहाँ से शुरू हो गया? बस तो मेरी तरफ से उन्हें पहुंचा दो। मेरे दिल में खैराबाद देखने की कोई हसरत नहीं। वो मेरी सीट बुक करा दे, मैं जल्द कराची जाना चाहती हूँ। और सरस्वती को बुला दो। उसने गहरी नज़र से बारी का जायज़ा लिया। हल्के बादामी रंग के शलवार कमीज़ में मलबूस, हाथ पुश्त पर बांधे हुए, किसी ख्याल में उलझा हुआ वो बहुत बेज़रर दिखाई दिया। ज़ालमों का आलाकार, मगर क्या साथ किया। उसने दिल ही दिल में दाद दी थी। फ़िलहाल तो कोई नया प्रोग्राम सेट नहीं हो सकता, इसलिए बाबा साहब सराय गए हुए हैं। वो गोया इतला थी। अच्छा, उसे हैरत हुई। लड़कियां तो आज बहुत खुश होंगी, उसके मुंह से निकल गया। बारी चुप रहा। मही ने उसकी चुप को कोई अहमियत ही ना दी। सरस्वती, मैं उससे मालूम कर लेता हूँ कि उसने दुपट्टा कहाँ रखा है। बारी ने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। महीन की बात उसने फ़ौरन काट दी थी। मुझे इससे एक और बात करना है। उसने निचला होंठ दांतों तरह दबाकर बारी को सुलगती निगाह में तोला। बारी जाते जाते रुक गया, फिर कुछ सोचकर पलटा। नहायत खुद एतमादी से उसने महीन के चेहरे पर नज़रें जमा दी थी। एक लम्हे को तो महीन भी सटपटा गई थी। महीन बीबी, जब सब कुछ देख लिया, सुन लिया, फिर क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? उसके सादा से लहजे में बला की गंभीरता थी। महीन ने बुरी तरह चौंक कर उसका चेहरा देखा। थोड़े से शर्मिंदा ही नज़र आ जाओ तो ज़रा सा भरम रह जाए ज़िंदगी का, इंसानियत का। महीन के लहजे में बहुत तपिश थी। बारी ने कचरती सी नज़र उस पर डाली, फिर मबहम सा मुस्कुराया। यूँ भी ज़्यादा बातें करना मेरी आदत नहीं, इसलिए बस यही कहूँगा, मुझे वजाहतों की इजाज़त नहीं। उसने इतना कहकर दरवाज़ा खोला। बारी, महीन ने बेसाख्ता उसे आवाज़ दी। वो रुक गया और उसकी आवाज़ का इंतज़ार करने लगा। तुम कौन हो? आपकी तरह मुझे भी इस सवाल के जवाब की तलाश है। वो फ़ौरन बाहर निकल गया था। गुलो ने सहर पर 3 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन किया था। उसके लहजे में बेहद परेशानी थी। उसने ताकीद की थी कि फिलफौर दरिया बस्ती फ़ोन करके बाबा साहब को इत्तला की जाए। रोशी की हालत सख्त ख़तरे में। उनका फ़ोन बंद होते ही मोना ने बड़ी अजलत में दरिया बस्ती डायल किया था। उसकी आवाज़ भी कपकपा रही थी और हाथ भी। हवेली में अटेंडेंट तो जाहिर है बाहरी ही था। दूसरी तरफ से रिसीवर उसी ने उठाया था। रिसीवर उठाते हुए उसका ध्यान रोशी की तरफ ही गया था। उसने खुद को जैसे तैयार किया, लहजा उसका इंतहाई गुस्ताखाना था। हेलो, उसने जैसे पत्थर फोड़े। मोना बात कर रही हूँ। मोना के लहजे में गैर मामूलीपन वाज़ेह था। जी मोना बीबी। वो फ़ौरन संभल गया। कौन? बारी। जी मैं हूँ। बाबा साहब सो रहे हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जी कुछ कह नहीं सकता, वो सुबह 5 बजे सराय चले गए थे। उसने तफसील से जवाब दिया। ओह, और यावर मामू? वो भी सुबह से कहीं गए हैं। अब वो उलझने लगा। खैरियत? खैरियत नहीं है। बाबा साहब को सराय फ़ोन करके फ़ौरन इत्तला कर दो कि रोशी ने खुदकुशी कर ली है। रिसीवर बारी के हाथों से फिसलने लगा। जी? उसे अपने कानों पर एतबार ना आया। हाँ, बस यही कहना। मोना की आवाज़ भरा गई। क्या क्या किया है उन्होंने? उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। गोलियां खाई हैं। पॉइज़न? अच्छा, दुआ करो, खुदा हाफिज़। मोना ने रिसीवर रख दिया था, मगर वो अभी तक कानों से लगाए खड़ा था। रोशी की अपसेट कैफियत यादाश्त में फिल्म बनकर चल पड़ी तो उन्वान समझ में आने लगा। उसे अपने अंदाज पर भी जी भरकर निदामत हुई। अगर उसे कुछ हो गया तो ज़मीर की खलिश उसे कभी खुश होने का मौका नहीं देगी। उसका जहन माऊफ होने लगा। इतनी बहादुर और रोशी, या उसने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया और सर थाम कर सोचने लगा। आसपास मौजूद हर शय अपनी हकीकत और असर खो रही थी। एकदम से खाली खाली और वीरान लगने लगी। उसने बामुश्किल खुद को संभाल कर सराय डायल किया। अटेंडेंट ने फ़ौरन बाबा साहब को मिला दिया। बारी बात कर रहा हूँ खान। बोलो। कराची से फ़ोन आया अभी मोना बीबी का। मोना का? खैरियत? क्या कह रही थी वो? बाबा साहब एकदम मुस्तैद हो गए। अच्छी खबर नहीं है खान। बारी ने उन्हें खबर के लिए तैयार किया। जल्दी बोलो। बाबा साहब के लहजे में एकदम सख्ती आ गई। रोशी बीबी ने खुदकुशी कर ली है। ज़ोर से बोलो, आवाज़ साफ नहीं आ रही। उनकी आवाज़ बाख्तगी वाज़ेह थी। बारी ने दाएं बाएं देखकर अपने होंठ तकरीबन माउथ पीस से लगा दिए।
खान रोशी बीबी ने पॉइज़न खाया है, हॉस्पिटल में है। मुन्ना बीबी बता रही थी उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। क्यों किया उसने ये सब? उनकी आवाज़ गुस्से और सदमे के मिले जुले असर से कांप रही थी। और कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा तुम ऐसा करो, घर में यावर और जवाद समेत फ़िलहाल किसी को इत्तला ना दो। जी बेहतर। आज की कराची जाने वाली किसी फ़्लाइट से मेरी और अपनी सीट बुक कराओ, फिर मुझे इत्तला दो। मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंचूंगा, तुम कराची फ़ोन ना करना, मैं कर रहा हूँ। उनकी आवाज़ में जैसे सदियों की थकन उतर आई थी। फिर ताकीद कर रहा हूँ, घर में किसी को इत्तला देने की ज़रूरत नहीं। आजकल वहाँ उसकी खाला भी मौजूद है। मेरे पास पहले ही बहुत से मसले मौजूद हैं। उन्होंने ये कहते ही रिसीवर रख दिया था। भारी ने रिसीवर रखते हुए घड़ी की सिम देखा, फिर फ़ौरन ने रिसीवर दोबारा उठा लिया। अब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट डायल कर रहा था। भाई तुम्हारे अपने भी तो दुनिया में होंगे जो तुम्हारी फ़िक्र करते होंगे, तुम्हारी हालत पर कुड़ते होंगे। आज वो भी मारे नकाहत के आरिफ के बराबर लेटा हुआ था। बस यार, कौन अपना कौन पराया, अब तो सब बराबर हैं। वो हंसा। हुस्न गमज़दे की कशाकश से छटा मेरे बाद, बारे आराम से हैं अहले जफ़ा मेरे बाद। और वो क्या है कि दो घड़ी घमे ज़िस्त उठा मेरी रूह, फिर नज़र आएगा तुझको भी खुदा मेरी तरह। ये दुआ मांगो बुरा वक्त ना आए, वरना आप भी ढूंढेंगे अपनों में वफ़ा मेरी तरह। क्या समझे, अपनेपन की भी कुछ शर्तें होती है यहाँ, बिला वजह कोई अपना नहीं होता। वो जहर होकर हंस रहा था। छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ हमारी दरख्वास्त आगे पहुँचाई? आरिफ ने नया मोड़ लिया। पहुँचा दी, मगर अभी लाल खान की उम्र नहीं बताई। ज़रा तेज़ मिजाज की है घरवाली। आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे लाऊंगा। उसने आसमान की तरफ उड़ते परिंदों का नज़रों से ताक़ुब करते हुए जवाब दिया। इतनी एहतियातें भी दरवाजे बंद कर देती। किस्मत के बंद दरवाजे को धक्का लगाने के लिए ज़रा हिम्मत भी करना चाहिए। खैर, लाल खान से कहूँगा बर्द खोए को जाए तो एक टोकरा फलों का और एक टोकरा मिठाई का लेता जाए। जितने दिन घर वाले फल मिठाई खाएंगे, ज़रा नरमी से सोचेंगे, हो सकता है काम बगैर मेहनत के बन जाए। वो बड़ा पुरुमीद था। माल खा के टरखाना कोई अच्छी बात तो नहीं। उसकी खुददार तबीयत बुलबुलाई। टरखाएंगे क्यों, काम करके दिखाएंगे। अरे मिठाई के टोकरे पर शाहजी से दम करा लेंगे। और बोल। वो हंसा। सेहत देखी है लाल खान की, 10 जवानों पे भारी है। 30 साल और चलेगा अभी। इतनी जल्दी बूढ़ी होने वाली आसामी नहीं। औरत तो 4 बच्चे पैदा करती है, वक्त से पहले नानी लगने लगती है। आरिफ ने एक और पत्ता फेंका। अभी तुम्हारी लड़की के जोड़ का नहीं लगता। शादी को 2 साल हो गुजरेंगे तो तुम्हारी लड़की बराबर की लगेगी। आरिफ ने बहुत आगे बढ़ाई। क्यों बोले जा रहा है, मैं तो लाइन पर हूँ। मसला तो घरवाली का है। वो चिढ़ गया। तो तेरे लिए थोड़ा ही बोल रहा हूँ, डिक्टेशन दे रहा हूँ। वो अलग फाड़ कर हंसा। क्या दे रहा है भाई, यही कुछ तुम अपनी घरवाली के आगे उगल देना और बस। इतना आसान कहाँ ये सब उगल देना। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। अब तू कमा कर दे रहा है यार, कमाई वाली मर्द के आगे तो औरत बिछी जाती है। उसने बेहद हैरानी का मुजाहिरा किया। अरे ताबेदार तो बहुत हो रही है इन दिनों, रात को मेरे पैर दबा कर सोती है। पर भाई ये औलाद का मामला है। उसने बहुत सोचते हुए जवाब दिया। ज़हन एक वक्त में जाने कहाँ कहाँ भटक गया था। मगर अब तुम शुरू करो मत सिलसिला। देख, बड़ी हमदर्दी कर रहा हूँ तुमसे। बड़ी मेहरबानी। उसने आरिफ की बात काट दी। देख रहा हूँ, ज़रा हवा का रुख, ये चलती हवा कहीं बीच में रुक ना जाए। आरिफ ने फिर उसे बीच में टोक दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे किसी काम का भी नहीं। उसके ज़हन में शक का नाग सरसराया तो उसने अज़ली सादगी से मजबूर होकर सच उगलने में ज़रा देर न लगाई। मैं बुरा नहीं मान रहा, खुश हो जाओ, आरिफ ने शाहाना अदा से कहा। जिसने कभी हमदर्दी का मज़ा न चखा हो, जिसकी सीधी तदबीरें भी उल्टी पड़ी हों, उसे इतनी जल्दी किसी का एतबार कैसे होगा? तुम बेकसूर हो। उसने बड़े अदल का मुजाहिरा किया। देख भाई, उजड़े हुए से दूसरा उजड़ा हुआ दुख बर्दाश्त नहीं होता। बस इतनी सी बात है। भूखे को दूसरे भूखे की तकलीफ़ महसूस होती है। पेट भरे को भूखे के दुख पता नहीं लगता, या वो पता लगाना नहीं चाहता। आरिफ ने कहा। तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताते। जब भी तुम्हारी बात करता हूँ इधर उधर की हाँकने लगते हो। उसने बामुश्किल उठते हुए आरिफ की सूरत देखते हुए कहा। जिस बात से कुछ हासिल ना होता हो वो बात करने का क्या फ़ायदा? अब हम तो तुझसे वो बातें करते हैं जिनमें हल भी है और हलवे भी। फिर वो बेहंगम हंसी हंसा। फिर भी मुझे ख्याल तो आता है तुम्हारा। तुम इतने अकेले क्यों? तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं, और फिर लगता बहुत दुखी हो। उसने आरिफ के चेहरे पर नज़रें जमा दी, जैसे जवाब का इंतज़ार करने लगा। तुम्हें किस बात ने या किसने उजाड़ दिया? तुम इतने दिमाग वाले हो तो तुम पर किसका दाव चल गया? बस भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया मुझे। वो हंसा और खांसी शुरू हो गई। वो परेशान होकर अजियत में मुब्तला उसे देखने लगा।
जल्दी जल्दी सीने पर हाथ भी फेरा, मगर खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब हंसने से फंदा लग जाता है तो हंसते क्यों हो? उसने नाराज़गी से कहा। यही तो बात है, ऊपर वाला नहीं चाहता कि हम हंसें। हुक्म अदूली करते हैं और फंस जाते हैं। वो खांसते खांसते भी बोलने से बाज नहीं आया। तब वो उसके लिए पानी लेने चला गया। वापस आया तो वो अपनी खांसी पर काबू पा चुका था। उसने गिलास उसे थमा दिया, जो आरिफ ने एक सांस में खाली कर दिया। मत पूछा करो ऐसे सवाल जिन्हें सुनकर पहले हंसी का फिर खांसी का दौरा पड़ जाए। आरिफ ने गिलास घास पर पटकने के अंदाज में रखा। मैंने तो कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिसे सुनकर हंसी आए। वो उलझा। अच्छा? आरिफ मुस्कुराकर बरामदे की तरफ देखने लगा। मुझे तुम्हारे सवाल सुनकर बहरहाल एक शेर याद आ गया। वो क्या कहा है मिर्ज़ा नौशा ने? नज़र लगे ना कहीं उसके दस्ते बाजू को, ये लोग क्यों मेरे ज़ख्मे जिगर को देखते हैं। पर तुम्हारी समझ में खाक ना आया होगा, मगर खैर हम दूसरों को कहाँ सुनाते हैं। सच्ची बात है, मुझे वाकई समझ नहीं आते तुम्हारे शेर, उसने एतराफ़ किया। एक तो तुम बात पूरी करने नहीं देते, बीच में छलांग मार देते हो। आरिफ के फ़लसफ़ियाना तवातुर में फिर खलल हुआ तो वह झला गया। फ़लसफ़े का तसलसल टूटने से एक ज़रब सी पड़ी थी दिमाग पर। वो बहाली के इंतज़ार में खामोश हो गया और वो सांस लेने लगा। नाराज़ हो गए? अच्छा, अब बीच में नहीं बोलूँगा। वो उसे चुप देखकर शर्मिंदा सा हो गया। अरे नहीं यार, नाराज़ वराज नहीं होते हम। जब चुप होते हैं तो कुछ सोच रहे होते हैं, उसने घास नोचते हुए बेजारी से कहा। अब क्या सोचने लगे? उसे न जाने क्यों आरिफ की सोच से दिलचस्पी हो जाती थी। कुछ नहीं, बस यहीं के आए हैं बेकसी इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। उसे अफसोस हुआ, खामखा उसे चिढ़ा। फिर एक शेर, उसका सर पीटने को दिल चाहा था। ये कोई सुकून का मौका नहीं था कि वो ड्रेसिंग का एहतमाम करता। उसने वार्डरोब खोली तो सामने सुरमई सफारी सूट उसने वहीं पहन लिया। 3-4 शलवार सूट एक छोटे से सफरी बैग में रखे, 1-2 किताबें, 3-4 रुमाल, सन ग्लासेस, घर में पहनने वाली चप्पल और एक वॉकमैन। उसने बारहा रोशी को बाग के कोने में किताब हाथ में थामे वॉकमैन में मौसीकी सुनते देखा था। कहाँ की तैयारी है? वो बड़ी अम्मी को ये बताकर गया कि वो बाबा साहब के साथ कराची जा रहा है। राहदारी अबूर करने लगा था कि उसे अकब से महीन की आवाज़ आई। वो कदरे चौंक कर रह गया। कहीं नहीं, बस एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। नज़रें चुराकर सामने देखने लगा। मगर ये तो पार्टी मेकअप है। वो उसे मुश्तबा नज़रों से देखने लगी। अरे नहीं, इतना तो बाहर जाते हुए चल जाता है। वो खफीफ सा होकर मुस्कुराया। नहायत मसनूई और सतही मुस्कुराहट थी। मुझे तुमसे नहायत ज़रूरी बातें करना है, चाहे कुछ भी हो, वरना मैं अपना सूटकेस उठाकर किसी को मतला किए बगैर यहाँ से चली जाऊँगी, सुना? वो बहुत संजीदगी से धमकी अमेज़ गुफ्तगू कर रही थी। जी समझ गया। क्या समझे? वो संजीदा भी थी और कदरे बरहम भी। यही कि आपको मुझसे बहुत ज़रूरी बातें करना है। अच्छा, खुदा हाफिज़। उसने कदम बढ़ाए। मैं इंतज़ार करूँगी। जी बेहतर। उसे उस वक्त किसी भी कीमत पर जान छुड़ाना थी। ड्राइवर तो बाबा साहब के साथ सराय गया हुआ था। वो मर्दाना हॉल की तरफ चला आया। फरहान, यार ज़रा शहर तक ड्रॉप तो कर दो। कहाँ जा रही है तशरीफ़? उसे शहर जाने के ख्याल से बुखार चढ़ने लगा। इमरजेंसी है, देर न करो, बाबा साहब ने बुलाया है, उसने संजीदगी से कहा। बाबा साहब ने सराय तक छोड़ा हूँ। उसने बदहवास होकर खूंटी से लटकी शर्ट उतारी और जल्दी जल्दी पहुँचने लगा। नहीं, बस शहर से हार कर लूँगा कुछ ना कुछ। वो मसला इसलिए कि ड्राइवर तो है नहीं, गाड़ी ले जाऊँ तो वापस कौन लाएगा? तो क्या कई दिन क़याम क़याम होगा सराय में? चाबी? उसने सवालिया अंदाजी से बारी को देखा। है मेरे पास, हरी अप प्लीज़, एक एक लम्हा कीमती है। वो बहुत उलझा हुआ था। बड़ी कट में हो। कहाँ की तैयारी है? जवाद हॉल में दाखिल हुआ। काम से जा रहा हूँ। उसने जवाद से नज़रें चुराई। काम से तो नहीं लग रहे। उसने पाँव जूतों से आज़ाद करके सुकून का सांस लिया। वो इतना उलझा हुआ था कि उसकी शरारत से हंस ना उठा सका। उससे पेशतर की मज़ीद गुफ्तगू होती है या बात आगे बढ़ती है। वो बाहर निकल आया। बाबा साहब को उसने फ़ोन कर दिया था और उसे यकीन था वो उससे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और जब रात 8:15 बजे उसने एयरपोर्ट के अहाते में कदम रखा तो बाबा साहब के ड्राइवर ने आगे बढ़कर अपनी मौजूदगी की इतला दी। उसने बाबा साहब को सलाम किया और काउंटर की तरफ बढ़ गया। टिकट हासिल किए, फिर बाबा साहब को लेकर अंदर चला गया। बोर्डिंग कार्ड्स पहले भीड़ में खड़े खड़े उसने बाबा साहब की तरफ देखा। वो अपनी छड़ी को इज़्तिरारी अंदाज में ज़मीन पर मार रहे थे। पेशानी पर लकीरों का जाल गहरा था। इतनी भीड़ और शोर के बावजूद वो एक बेखबरी की कैफियत में थे। बारी को कहीं बार महसूस हुआ जैसे वो खुद से बातें कर रहे हों।
फ्लाइट में अभी देर थी। वो लाउंज में एक सोफे पर बराबर बैठ गए। ये एयरपोर्ट का सबसे बारौना किस्सा था। मुख्तलिफ शहरों के बाद से यह मुसाफिर अपनी अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। बच्चों ने अजब चहल पहल कर रखी थी, भाग दौड़ भी रहे थे और अपने अपने सरपरस्तों से शिकायतें भी कर रहे थे। गोद के बच्चे का रोना धोना भी शोर का एक किस्सा था। गाहे बगाए उर्दू अंग्रेज़ी में होने वाली अनाउंसमेंट माहौल में नए सिरे से हलचल पैदा कर देती थी और इसके बावजूद वो दोनों अपने अपने ध्यान में थे। उनकी फ़िक्र का तसलसल कोई बात कोई चीज़ तोड़ नहीं पा रही थी। और कुछ भी कहा था मुन्ना ने, आखिर बाबा साहब ने चुप तोड़ी। जी नहीं। दोबारा फ़ोन नहीं आया? जी नहीं। तुमने इत्तला दी? जी। कौन मिला था फ़ोन पर? रूबी। कुछ कहा नहीं उसने? जी नहीं। तुमने भी कुछ नहीं पूछा? वो बहुत रो रही थी। तुम्हें चाहिए था गुल्लो से बात करते। वो अस्पताल में अरोशी बीबी के पास। और जरी वो भी। फिर तो मुन्ना को बुलाते फ़ोन पर। वो भी शाम को अस्पताल चली गई। रूबी ने बताया था। यावर आ गए थे घर पर? जी नहीं। माहिन से मुलाकात हुई? जी। क्या बात हुई? मैंने ज़रूरी काम का कहकर जल्दी का मुजाहरा किया, मौका नहीं दिया उन्हें बात करने का। रोशी का नहीं पूछा? मैंने ज़्यादा बात करने का मौका नहीं दिया। अच्छा किया। ये लड़की एक मसले की तरह अटल हो रही है, हमें इसका हल ढूंढना है। बारी खामोश रहा। उसने इतना बड़ा कदम उठाकर हमारी नस्लों की मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की, हम उसे माफ़ नहीं कर सकते। उनका चेहरा मारे जज्ब के सुर्ख होने लगा। फ़िलहाल तो वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, हमें उसकी मौत का ज़रा अफसोस ना होगा। उनका लहजा पुरजलाल था। बारी का दिल कहीं किसी अथाह में उतरा। बारी। जी खान। ख़ानदानी वक़ार न जाने कितनी नस्लों की मेहनत का जोहर होता है। दौलत सिर्फ ऐब छुपाती है, खून नहीं बदलती। हम अपने पुरखों की सिमत एक घड़ी में ठिकाने लगाने की मेहनत एक घड़ी में ठिकाने लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। हर रोशनी नूर नहीं होती, छन छन कर मुख्तलिफ मरहलों से गुजरती है तो नूर बनती है। इस तरह ख़ानदान का ताज होता है जिसकी बनत व बनावट में सदियों और पुरखों के कष्ट का हिस्सा होता है। दौलतमंदों का शुमार नहीं हो सकता मगर ख़ानदानों का शुमार हो सकता है। अच्छा नस्ब इस दुनिया में एजाज़ है, हुक्मरानी नंबर 2 चीज़ है मगर नस्ब नंबर 1 है। हम निगरां हैं अपने नस्ब के। 2-4 लोगों की खातिर हज़ारों का नुकसान नहीं कर सकते। तुम्हें शायद पता ना हो, जफ़री की बीवी कम नस्ब ज़रूर लाए हैं। वो इसलिए कि जफ़री में बाप बनने की सलाहियत नहीं। बचपन से आज तक उसके सैकड़ों मेडिकल टेस्ट हुए। हम अपने एक एक बच्चे से बाखबर हैं। बारी जो मुस्तकिल खामोशी इख्तियार किए हुए था एकदम चौंक पड़ा। झूमर की मजलूमियत उसके सीने पर हाथ मारने लगी। हम ख़ानदान से बाहर शादी के ख़िलाफ़ नहीं। हमने अपनी बेटियों और बेटों की शादियां बाहर की हैं मगर ख़ानदानी होने की सनद जिनके पास है वहाँ हम बहुओं के जहेज़ का लालच नहीं किया और बेटियां बाहर देते हुए ये नहीं सोचा कि जायदाद बढ़ जाएगी। हम दौलत की ज़रूरत और अहमियत से बेखबर नहीं मगर हम ख़ानदान की अहमियत को हर चीज़ से बढ़कर समझते हैं। हम अपने ख़ानदानी वक़ार की खातिर अपनी औलाद को कुर्बान करने की हिम्मत भी रखते हैं। उनका लहजा बहुत मुस्तहकम और मजबूत था। हमने फ़ैसला कर लिया है, अगर रोशी को अल्लाह ने ज़िंदा रखा तो हम इसी हफ्ते उसकी शादी कर देंगे। जी। बारी ने चौंक कर उनकी शक्ल देखी। हम चाहते थे कि उसकी शादी घर के ही किसी काबिल बच्चे से करें मगर अब हम उसे हवेली में नहीं रखेंगे। उनके अंदाज से गैज़ो गज़ब ज़ाहिर था। फिर कहाँ? बारी के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। किसी गरीब ख़ानदान के साथ ब्याहने पर भी हम राज़ी होंगे। ख़ानदानी होगा तो हम ये भी नहीं देखेंगे कि वो मैट्रिक भी है या नहीं। जी। बारी को एक और धचका लगा। गूंगा बहरा भी हुआ तो ब्याह देंगे। जी। बारी की पेशानी पर मोती चमकने लगे। यावर चचा। उसने बाबा साहब को कुछ याद दिलाने की कोशिश की। वो कुछ नहीं बोल सकते। वो हमेशा हमारे फ़ैसलों से इत्तेफाक करते हैं। वो इज़्ज़त व वक़ार के मसले पर हमसे भी ज़्यादा हसास हैं। इसी वजह से हमें बहुत अजीज़ भी हैं। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए हैं। हमें रोशी पर इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि उसने यावर को एक और ज़ख्म लगाने की कोशिश की। हम उसे हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकते। बारी की समझ में ना आया कि वो इन अदाओं को क्या नाम दे। सफाकी या अदल। कराची जाने वाली परवाज़ PK 302 रवानगी के लिए तैयार है। अनाउंसमेंट हो रही थी। वो एकदम सर झटक कर खड़ा हो गया। आइए बाबा साहब। उसने बाबा साहब का हाथ थाम कर उठाया। उसे लगा जैसे उसने बाबा साहब को नहीं उठाया, रोशी की कज़ा को उठाया। माहौल उस वक्त ज़्यादा परेशान कुन हो गया जब मोना रोते रोते एक तरफ टह गई। कुल्लू हॉस्पिटल के कॉरिडोर में नफल पढ़ने में मसरूफ़ थी। जरी की चीख पर नीयत तोड़कर भागी। मैंने कहा भी था कि मत आओ मगर ये सुनती कब है। उन्होंने उसके रुखसार थपथपाते हुए शीशे के उस पार मौत व ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला रोशी की तरफ आई। ऐसा वीक लोग पेशेंट के साथ नहीं आना चाहिए बाबा। नर्स निरी बदमिजाजी से मोना को चेक करने लगी। मैं तुम स्ट्रेचर लाओ, हम देखता हूँ। इधर कोई डॉक्टर नहीं है, ड्यूटी डॉक्टर अभी नहीं आया। जो है वो इधर तुम्हारे मरीज़ के साथ मसरूफ़ है। वो मोना की नब्ज़ पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखने लगी जहाँ से वार्ड बॉय से
नितलू होना था। चंद मिनटों के बाद आखिर स्ट्रेचर आ गया। जरी, गुलो और नर्स ने मोना को स्ट्रेचर पर लिटाया और उसके साथ साथ चल दी। गुलो, तुम यहीं ठहरो रोशी के पास, मैं हूँ मोना के साथ। जरी ने गुलो के बढ़ते कदम रोक दिए थे। जरी ने डॉक्टर को रोककर बस इतना पूछ लिया था कि कोई खतरनाक बात तो नहीं, और हर चंद डॉक्टर ने नफ़ी में जवाब दिया था। उसकी आंखों में जो तफक्कुर और उलझन थी, मोना तो उसे देखकर ही आवाज़ खो बैठी थी। अब गुलो इधर रोशनी की तरफ टिकटिकी लगाकर बैठ गई और उधर जरी मुना की तरफ। रात के 11:15 बज चुके थे। बाबा साहब बस पहुंचने ही वाले थे। एक तो नागहानी उस पर मुस्तजाद बाबा साहब की आमद गुलो के कलेजे में एक धक्कड़ पकड़ शुरू हो गई थी। हाय रोशी, क्या होगा तेरा? उन्होंने तरहम भरी नज़रों से होशो हवास से बेगाना रोशी की तरफ देखा, मगर फिलहाल रोशी की जान बच जाए। अफसोस, जान बचकर भी ना बचेगी। कैसी नादानी की है तूने। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों में सर देकर बैठ गई। अब तक बहुत जब्त से काम लिया था, मगर जैसे अब दिल पर इख्तियार न रहा था। फिर भी वो मोहतात ज़रूर थी कि आसपास चलते फिरते लोगों को शुबा भी ना हो कि वो रो रही हैं। नाक बहती तो रुमाल से पूंछ लेती, बस थोड़ी देर को सर उठाती थी, फिर घुटनों में दे लेती थी। 15-20 मिनट गुजर गए। तब जरी ने आकर बताया कि मोना को होश आ गया, मगर सिस्टर कह रही है से अभी वहीं लेटा दो या फ़ौरन घर ले जाओ। अख्तर तो बाबा साहब को लेने एयरपोर्ट गया हुआ है, वो आ जाए तभी ले जा सकते हैं। वो जरी से नज़रें चुराकर जवाब भी दे रही थी और नाक भी पूंछ रही थी। रो रही हो गुलो? जरी का कलेजा धक से रह गया। उसने चौंक कर शीशे के पार देखा था। रोशी हनूज पहली सी हालत में थी। बस ऐसे ही, सगी बहनों से बढ़कर नखरे हैं इसके। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा दिल फट जाएगा। वो फिर फूट कर रोने लगी। अल्लाह ना करे। जरी ने सर अपने सीने पर लगा लिया। उसने क्यों किया ये सब? किस शय की कमी है उसके पास? बाबा साहब तक उसकी कोताहियों से चश्म पोशी कर जाते हैं। वो इस तरह रो रही थी जैसे जब्त के सारे बंधन टूट गए हों। जरी, जो गुलों के हौसले से तकवीयत पकड़े हुए थे, खुद भी आंसू बहाने लगी। बारी बाबा साहब और अख्तर से 4 कदम पीछे ही चल रहा था। बहुत सारे वसवास उसकी जान को थे लगे थे। कदम मन मन भर के हो रहे थे। अब जो सामने गुलो और जरी के गले मिलकर रोते देखा तो जैसे अपनी जगह पत्थर का हो गया। इस हवेली में ढेरों लड़कियां, मगर जो शहजादियों का सा तमतराक, हाकमों की सी तमकनत, आकाओं जैसी कतई पनो हतमी अंदाज उसके अंदर से उबल उबल कर बहता दिखाई देता था। वही जैसे उसके लिए चैलेंज सा बन गया था। वो इतनी बेखौफ थी कि उसकी मर्दानगी जंजीरों में फड़फड़ाने लगती। वो सतून थामकर अपनी जगह खड़ा रह गया था। बीबी खान तशरीफ़ ले आए हैं। अख्तर ने रोने धोने में मसरूफ़ गुलो और जरी को मतवज्जे किया। गुलो तो बदहवास होकर एकदम उठ खड़ी हुई। जरी के अलबत्ता सारे इमरजेंसी स्विच बेकार हो गए। वो बैठी की बैठी रह गई। मुश्किल मुँह से अस्सलाम वालेकुम निकल सका था। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर किधर है? बात कराओ। बाबा साहब, जो उनके रोने की वजह से कदरे ठटक गए थे, शीशे के पार नज़र पड़ते ही अपनी वज़ा में वापस आ गए। जी अच्छा। जरी डॉक्टर को बुलाने दौड़ी गई। कोई ऐसी बात जो तुम्हारे इल्म में हो, जिसकी वजह से ये सब हुआ? वो छड़ी पर जोर डालकर पास रखी बेंच पर बैठ गए। जी नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। शायद वो कराची आना नहीं चाहती थी। गलो कदरे झिझक कर गोया हुई थी। बाबा साहब ने गहरी सोचकर खुमास एक लंबा हुनकारा भरा। मगर बेटी, कराची आना या ना आना ऐसी ख़ास बात नहीं कि इंसान ज़िंदगी दाव पर लगा बैठे। मसला कुछ और है, बल्कि कुछ ना कुछ है ज़रूर। उनकी पेशानी की लकीरें गहरी हो गई। बाबा साहब, डॉक्टर अपने कमरे में हैं, आप वहीं आ जाइए, आराम से बात हो जाएगी वहाँ। जरी ने आकर उन्हें गहरी सोच की दलदल से बाहर निकाला। यहाँ बच्ची मौत से लड़ रही है, वो वहाँ झक मार रहे हैं। असूलन तो उन्हें उसके होश आने तक कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब मैं इन नवाबों के दफ्तर में मिलूँ? दिलावर अली खान चलकर जाने के एहसास से एकदम मुश्तइल हो गए। एक कहर आलूद नज़र उन्होंने ऑक्सीजन मास्क की मरहूने मन्नत रोशी पर भी डाली थी। यह हॉस्पिटल प्राइवेट है। वो जरी से मुखातिब हुए। जी बाबा साहब। उनको बरहम देखकर वैसे ही हलक में कांटे पड़ जाते थे। पैसा भी हम झाड़ेंगे और नखरे भी हम उठाएंगे, तो ऐसी औलाद पर जो ऐसे वैसे लोगों के सामने 2 कौड़ी का करके रखते। वो दोनों बेबसी से दिलावर अली खान की सूरत देखने लगी। इस वक्त मुश्किल घड़ी थी। डॉक्टरों से बदमज़गी का ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता था, जबकि केस भी खुदकुशी का था। बारी ने आसान बहाल हो चुके थे। असल सूरत हाल तक पहुंचने तक अब उसकी रसाई थी। वो नए सिरे से ताज़ा दम होकर उनकी जानिब बढ़ा ताकि बात तकरार तक न पहुंचे। खान, उसने उन्हें पुश्त की तरफ से पुकारा। खान, डॉक्टर को दोपहर से ज़ाहिर है यही होगा। अब रात बढ़ गई है, इसलिए थोड़ी देर को चला गया होगा। खुदकुशी केस है, अभी ज़रा नरमी होगी खान, फिर सूरत हाल कंट्रोल में होगी, वरना मसला हो जाएगा। उसको सब बाबा साहब का रिमोट कंट्रोल कहकर चिढ़ते थे, इसलिए कि हैरत अंगेज़ बात थी कि बाबा साहब की हर बात को सुनते थे और बाकायदा नोटिस लेते थे। यही हुआ। उसकी धीमी आवाज़ और निपे तुले अल्फाज जैसे ही उनके कान में उतरे, उनके चेहरे पर मौजूद तनाव की कैफियत मादूम होने लगी। तुम भी चलो हमारे साथ, तुम ही बात करोगे इन अफलातूनों से। हम कलाम नहीं करेंगे जो मरीज़ से पीठ फेरे खुशगपियाँ कर रहे हैं।
वो छड़ी पर जोर डालकर उठ खड़े हुए। जी। बारी शीशे के उस पार न जाने क्या ढूंढ रहा था, एकदम चौंक कर उनके पीछे हो लिया। गुल्लू और जरी को वहीं ठहरे रहने का इशारा किया। शुक्र है बारी साथ आया, ना माकूलियत की हद तक हम उसके आदी हो चुके। ऐसा लगा जैसे बच्चों की माँ आ गई हो। जरी कसे आकर कह रही थी। अफसुर्दगी के माहौल में लम्हे भर के लिए मुस्कुराहट की किरणें चमकी थी, ऐसी ही बेसाख्ता मुस्कुराहट जैसे कि बेसाख्ता आंसू होते हैं। दोनों सर झुकाए बैठी थी। बाबा साहब और बारी को दोबारा उस तरफ आते आते आधा घंटा लग गया था। जरी बीबी आप लोग जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। बारी उनसे मुखातिब था। हम यही ठीक है, तुम थक गए हो, आराम कर लो। गुल्लू वहाँ से किसी तरह हिलने को राजी ना थी। बारी ठीक कह रहा, तुम लोग घर चलो, अब कोई बात नहीं। बाबा साहब अपने मखसूस फैसला कुन लहजे में मुखातिब हुए। दोनों ने बेबसी से एक दूसरे की शक्ल देखी। मैं मुना को लेकर आती हूँ। जरी बादल नख्वास्ता अंदाज में उठ खड़ी हुई। मुना कहाँ है? बाबा साहब जो गुमसुम कैफियत में रोशी की सिमत मतवज्जे थे, एकदम चौंक पड़े। वो उधर वार्ड में है, बेहोश हो गई थी। जरी जल्दी से बोली। क्यों बेहोश हो गई थी? तबीयत तो ठीक है उसकी। वो परेशान से नजर आए। वो रो बहुत रही थी रोशी की वजह से, गुल्लू ने हिचकिचाते हुए बताया। अहमक, उन्होंने बहुत कोफत महसूस की। अब कैसी है? ठीक है, आप लोग चले, मैं लाती हूँ उसे। गाड़ी गेट के साथ ही है ना अख्तर? जरी ने फासले पर खड़े ड्राइवर को मुखातिब किया। जी बीबी। अच्छा हम गाड़ी में बैठते हैं, तुम मुना को ले आ। गुल्लू उठो बेटी। गुल्लू रोशी की तरफ देखते हुए उठ खड़ी हुई। बारी मेरा ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा, यूँ भी नींद तो आएगी नहीं। वो अफसुर्दगी का मुजस्मा बनी हुई थी। प्लीज़। बारी ने बस उनसे इतना ही कहा। तब वो आहिस्ता कदमों से ड्राइवर और बाबा साहब के पीछे चल पड़ी। बारी, वो जाते जाते ठहर गई। जी। फ़ोन करके सूरत हाल बताते रहना, मैं तुम्हें जागती हुई मिलूंगी। बेहतर, आप इत्मीनान रखें। वो उस जगह बैठ गया जहाँ अब तक गुल्लू बैठी हुई थी। बेबी खाना खा लें। बड़ी बेगम कह रही है भूख ना हो तो थोड़ा सा ही खा लें। मामा बिल्ली दरवाजे में खड़ी थी और बहुत मुअद्दबाना अंदाज में कह रही थी, पहले रोशी की शक्ल दिखाओ, डाइनिंग हॉल में उसी के साथ जाऊंगी। वो तो जैसे भरी बैठी थी। वो तो जी रात को कराची चली गई थी, मामा ने सादगी से बताया, जिसमें कदरे हैरानी भी शामिल थी। क्या? वो एकदम उछल कर खड़ी हो गई। क्या कहा तुमने? रात कराची चली गई मुझसे मिले बगैर? ओह नो। उसका जहन तेज़ी से चक फेरियाँ खाने लगा। रात? तुम्हारा मतलब है कल रात? वो मामा के नज़दीक चली आई। जी बीबी, कल रात। वो माहिन के अंदाज पर कदरे परेशान नजर आने लगी थी। अकेली ही अपने पापा के साथ? उसने कल से यावर अली खान को भी तो नहीं देखा था। सारी लड़कियां गई हैं बीबी, सबों के साथ गई हैं वो, मामा ने वजाहत की। सब गई हैं? ये एक और चौंका देने वाला इंकशाफ। तो वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेड पर बैठ गई। अच्छा मामा, ज़रा बारी को बुलाओ। वो कुछ सोच रही थी। वो जी खान हवेली में नहीं है, वो धीरे से बोली। फिर कहाँ है? वो नाराज़गी से मामा को देखने लगी। जी मुझे पता नहीं, बड़े खान भी तो नहीं है। जहाँ बड़े खान होते हैं तो खान उन्हीं के साथ होते हैं। मामा पैर दर पैर सवालात से परेशान नजर आ रही थी। बड़े खान कहाँ गए हुए हैं? इस सवाल के जवाब में ही बारी का अता पता छुपा हुआ था। जी मुझे पता नहीं, हम मुलाजमों को ऐसी बातें पता नहीं होती। मामा ने उसके मजीद सवालात के हमलों को रोकना चाहा। फिर कैसी बातें पता होती हैं? उसने दांत पीसकर पास रखी किताब उठाकर पटकी। मुलाजिम को तो जी सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए। हमें ज़रूरत भी क्या है पता करने की? आका के कामों के हमें से के कामों में से हमें क्या मतलब जी? वो माहिन को गुस्से में देखकर परेशान सी हो गई। अच्छा तुम जाओ। उसे मज़ीद रोकना बेकार ही था। आप आ रही हैं खाना खाने? मैं बड़ी बेगम को क्या जवाब दूँ? आ रही हूँ मैं। उसने जैसे कोई तहिया कर लिया था। मामा के जाते ही उसने खुद पर नज़र डाली। रात से इतना मूड ख़राब था कि उसने खुद पर तवज्जो ही नहीं दी थी। अब ज़ाहिर है खाना तो महफिल में होना था। उसने फ़िरोज़ी शलवार कुर्ता और स्याह दुपट्टे का इंतखाब किया। फ़िरोज़ी कपड़ों पर स्याह कुशीदाकारी और काले दुपट्टे पर फ़िरोज़ी कुशीदाकारी ने लिबास को बहुत खूबसूरत और जानदार बना दिया था। ज्वेलरी तो वो कभी कभार ख़ास मौके पर ही तब्दील करती थी। डायमंड के नन्हे मुन्ने अवेज़े हमेशा उसके कानों में रहते थे। होंठों पर पिंक लिपस्टिक का टच दिया और दुपट्टा शानों पर फैलाकर अपने रिहायशी कमरे से बाहर आ गई। जहन में अधेड़ बन जारी था, मगर चेहरा पुरसुकून था। वह डाइनिंग हॉल तक पहुंचाने वाले पैसेज में दाखिल ही हुई थी कि सामने से यावर अली खान आते हुए दिखाई दिए। वो ठटक कर रुक गई। अस्सलाम वालेकुम। उसका अंदाज गैर शौरी तौर पर तंजिया हो गया। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? मैं खाना खाकर अभी आती हूँ, सो मत जाइएगा। उसने उनका सवाल नज़रअंदाज करके अपनी बात की और आगे बढ़ गई। यावर अली खान उसे जाते हुए देखने लगे, यहाँ तक कि उसका स्याह लहराता हुआ आंचल मोड़ पर गायब हो गया। तब वो जैसे चौंक कर अपने कमरे की तरफ बढ़े। आज खाने पर वो चहल पहल नहीं थी जो लड़कियों की मौजूदगी में नज़र आती थी। यहाँ से वहाँ तक संजीदा तजुर्बाकार और मोहतात ख़वातीन तशरीफ़ फरमा थी। सामने ही आलम ताब जर्द और स्याह शलवार कमीज़ और जर्द
चौड़े से दुपट्टे में मलबूस इस तरह फर्शी नशिश पर बैठी थी कि एक घुटना फर्श पर और दूसरा दोनों बाजुओं के घेरे में था। कोच से पुर कलाइयों में चमकती हुई सोने की चूड़ियों की मुनक्किस होती हुई किरणों से उनके इर्द गिर्द की फिजा बड़ी रोशन सी महसूस हुई। अस्सलाम वालेकुम, उसने हाजरीन को सलाम किया। अलमेताब ने उसे अपने पहलू में आने का इशारा किया। वो वालेकुम अस्सलाम की आवाज़ों के बीच उनकी हदायत के मुताबिक बैठ गई। तबीयत कैसी है? तुमने मामा से कहलवा दिया था कि कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में नहीं गई। जहाँ राज होते हैं वहाँ वजाहतें भी होती हैं। जी ठीक हूँ अब, बस सर में दर्द बहुत था, रात सो नहीं सकी थी। पता नहीं बाग की तरफ से कैसी आवाज़ें आ रही थी, जैसे जंजीरें खनक रही हूँ। उसने उन सबके रद्दअमल से बेनियाज होकर प्लेट अपने सामने खिसकाए, मगर उसने महसूस किया कि 2-3 खवातीन के अलावा उसकी बात पर और कोई ना चौंका था। सबसे पहले तो उसने बराबर बैठी हुई आलमेताब का एक लहजे ठठकना साफ महसूस किया था। ये खोखर बाज़ औक़ात बहुत लापरवाही करता है, कुत्ते अस्तबल में खुले छोड़ देता है। वो रात को बाग में भागते फिरते हैं, बहुत खूनी किस्म के कुत्ते हैं। बड़ी भारी जंजीरें उनके गले में डालना होती हैं, थोड़ी देर को भी उनको खोलते हैं तो जंजीरों के साथ ताकि काबू करने में आसानी हो। पूछूंगी खोखर से मैं कि क्यों लापरवाही करता है, बताओ कितनी बेआरामी हुई तुम्हें। उन्होंने डिश उसकी सिमत बढ़ाकर इजहार अफसोस किया। माही ने निचला होंठ दांतों तले दबाकर अपनी बेलगाम तल्ख मुस्कुराहट के आगे बंद बांधे। आज यहाँ सरसोती नज़र नहीं आ रही। माही ने ना जाने क्यों अलमेताब को बगौर देखते हुए पूछ लिया, जाने वो किस नतीजे की तलाश में थी। कमबख्त सुबह से गायब है, सायरा, ममानी ने काब उसके सामने रखते हुए कदरे खफगी के अंदाज में कहा। ढेरा पड़ा हुआ है कपड़ों का इस्त्री के लिए, एक तो कलो भी कराची गई हुई है, जरीना पहले ही छुट्टी पर है। मामा अकेली क्या क्या देखे। सरस्वती का जिक्र आते ही जैसे उन्हें अपनी परेशानियां नए सिरे से याद आई। महीन के सिर्फ कान सायरा ममानी की तरफ मतवज्जे हुए थे। आंखें बदस्तूर आलमेताब का जायज़ा ले रही थी। उसने नोट किया कि आलमेताब ने सरस्वती की गैर मौजूदगी पर ना कोई तबसरा किया और ना ही उससे मुतल्लिक कोई टुकड़ा जोड़ा। वो उसी तरह खाना खाने में मसरूफ़ रही जैसे पहले थी। हालांकि घर की मुंतज़मा की हैसियत से सरस्वती की गैर मौजूदगी की वजह उन्हें मालूम होना चाहिए थी। उसने साफ महसूस किया कि वो सरस्वती के जिक्र को टाल रही हैं और चाहती हैं कि ये मौजू यही तमाम हो जाए। वो इसी तरह मुतमईन थी जैसे ये कोई ख़ास बात नहीं। आए तो लगाइएगा 2 जूते और कहिएगा कहाँ गायब हो जाती है बगैर बताए। नौकरी नहीं होती तो सीधा सीधा जवाब दे। जहाँ आरा पुप्पो ने भी भावज की तायद की। आलमेताब तो जैसे कसम खाकर चुप थी। आप डांटती नहीं उसे? माही ने आलमेताब को बगौर देखते हुए सवाल किया। हाँ हाँ डांटती हूँ, आएगी तो डांटूंगी, उन्होंने रस्मी से अंदाज में जवाब दिया, जैसे कि बच्चों के दिल दुखने के लिए उनकी हस्बे ख्वाहिश कोई बात कर दी जाती है। और महीन अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। उसने वाज़ेह तौर पर महसूस कर लिया था कि आलमेताब इस घर के एक एक मसले से ना सिर्फ बाखबर है बल्कि हिस्सादार है। इसकी माँ बहुत मेहनती औरत थी, इस घर की खिदमत करते करते मर गई। उस जैसे नमक हलाल बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। नाज़नीन तो इसके बगैर कहीं जाती तक नहीं थी। एक तो माशाल्लाह उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि उससे संभलते नहीं थे। सरस्वती की माँ की ड्यूटी थी उसके सर की मालिश करना, सुलझाना। कहती थी आपा कि अगर ये कहीं इधर उधर हो जाए तो मेरा गुजारा तो नहीं होगा। उसको मालिश की इतनी आदत हो गई जैसे कोई नशे का आदी हो जाता है। मुझे याद है कि एक मरतबा जब वो अपने मैके गई तो कराची से दूसरे दिन फ़ोन आ गया था कि रूपा को फ़ौरन जहाज़ से भेजिए। मुझे नींद नहीं आती उसकी मालिश के बगैर। सही मायनों में मलका जैसी ज़िंदगी गुजारी। इतना ऐशो आराम तो बाबा साहब की बेटियों को भी नहीं मिला होगा जो उसे इस घर की बहू की हैसियत से मिला। आह, मगर बेचारी थोड़ी उम्र लाई थी। रईसा यानी नाज़नीन की बड़ी नंद सरस्वती से उसकी माँ रूपा और रूपा से नाज़नीन पर आकर रुक गई। सरस्वती का जिक्र और मामला तो एक तरफ जा पड़ा और नाज़नीन की यादें शुरू हो गई थी। बाबा साहब ने जितने लाड प्यार नाज़नीन से किए किसी और के हिस्से में नहीं आए। रईसा से छोटी जहाँ आरा ने टुकड़ा लगाया। हाँ, बाज़ लोगों की इस मामले में किस्मत बहुत तेज़ होती है। हर एक से मोहब्बत पाते, अपनी शर्ट पर ज़िंदगी गुजारते, इसके बावजूद उनसे प्यार किया जाता है, उनसे लाड किए जाते हैं। आलमेताब ने इतनी देर में पहली मर्तबा गुफ्तगू में बाकायदा हिस्सा लिया। महीन जो बहन के जिक्र में खो सी गई थी, एकदम चौंक कर उनकी शक्ल देखने लगी। इस तरह मत देखो, यकीन करो मैं भी उसके चाहने वालों में शामिल रही हूँ। देवरानी नहीं समझा, अपनी छोटी बहन समझती थी। उसके हाथों पैरों में मेहंदी बहुत सजती थी। मैं हर हफ्ते मेहंदी का प्याला लिए उसके पीछे फिरने लगती थी, नहीं लगवाती थी। कहती थी यावर अली तो बहुत पसंद करते और बहुत तारीफ़ करते हैं मेरी मेहंदी की। कहते मेरी तरफ से भाभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दिया करो, मगर मुझे अच्छी नहीं लगती। लिपे पत्ते सुर्ख सुर्ख
हाथ पाँव के साथ मॉडर्न ड्रेसिंग का मज़ा नहीं आता, अजीब मज़ाक का खेज किस्म की सूरत हाल हो जाती है। मगर मैं ज़बरदस्ती लगा दिया करती थी कि तेरे मियाँ को अच्छी लगती है, तुझे दुनिया से क्या गर्ज। अलमिताब मुस्कुराती हुई माजी के खूबसूरत दिन याद कर रही थी। मेरे दिल को आज तक सब्र नहीं आया, बहुत याद आती है वो। उनकी आवाज़ धीमी और शिकस्ता सी हो गई। वो दुपट्टे के पल्लू से आंखें पूंछ रही थी। माहिन की तो सारी जासूसी धरी की धरी रह गई। वो उलझ कर रह गई। उसको तो जैसे ये भी भूल गया कि ये क्या जानना चाह रही थी। सूरत हाल यकलक बदल कर रह गई थी। मैं तुम्हें उसकी बहुत शानदार तस्वीर दिखाऊंगी। जवाद की छठी पर हमने उसे दुल्हन की तरह पूर सजाया था। इतने फूल पहनाए थे कि बस बहुत ही हसीन तस्वीर है वो। अभी चलना मेरे कमरे में खाने के बाद। यावर ने सोने की फ्रेम चढ़ाई थी। गोद में 6 दिन का सेहतमंद जवाद है। इतनी शानदार तस्वीरें अगर किसी आर्ट गैलरी में लगा दी जाए तो बस सब उसी को देखें। वो माहिन का इश्तिहाक बढ़ा रही थी और माहिन का वाकई दिल चाह रहा था खाना वाना छोड़कर पहले वो तस्वीर देखे। अलमिताब उसका जहन इधर उधर करने में कामयाब हो गई थी। उस वक्त उसके जहन में सिवाय अपनी बहन के कुछ न था। शक व बदगुमानी के वो सांप बिच्छू जो रात से उसके जहन में कुलबुला रहे थे जैसे ऊँघने लगे थे। यहाँ तो हर शख्स बच्चों का आशिक जार दिखाई देता है। वो कुछ सोचने लगी। इतना तो खैर उसे यकीन था कि वो जंजीरों में बंधी औरत घर की मालकिनों में से तो नहीं थी। अंदाज में जिस तरह की आजिज़ी और मस्कीनी थी, इससे तो वो अजली नमक ख्वारों में से लगती थी। मगर ये सवाल तो अपनी जगह मौजूद है, वो कौन है, किस जुर्म में कैद है? तुम ठीक से नहीं खा रही। अलमिताब ने उसे सोच में डूबा देखकर टोका। ऐसी कोई बात नहीं, खा रही हूँ। वो चौंक कर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराई थी। क्या तमाम लड़कियाँ खाना खा चुकी? ये वो सवाल था जो उसे सबसे पहले करना था। मगर गुफ्तगू का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि अजीब शोरगुल सा शुरू हो गया था। सबसे बढ़कर रात का वाक़या इतना पुरअसरार और खौफज़दा कर देने वाला था कि बाकी तमाम सवालात की हैसियत सानवी सी होकर रह गई थी। हाय, रोशी मिलकर नहीं गई तुमसे? साफ ज़ाहिर था कि अलमिताब बहुत अनजान बनकर पूछ रही हैं। जी नहीं, मुझे तो किसी किस्म की इत्तला नहीं। उधर भी अदाकारी थी और इधर भी। हाँ, शायद तुम सो चुकी होगी, मगर प्रोग्राम तो उनका पहले से होगा। घर में सभी को उसकी इत्तला होगी। ये बात तो खाने के वक्त भी बताई जा सकती थी, मगर वहाँ तो किसी किस्म का कोई तस्करा ही नहीं। कॉलेज भी खुले हुए हैं, गालबन यही किसी रिश्तेदार से मिलने गई हुई हैं। उसने बारी बारी तमाम चेहरों को पढ़ने की कोशिश की और ये जाहिर करने की कोशिश की गोया उसे कोई खबर नहीं। कराची गई हैं, बहुत पहले से प्रोग्राम सेट था। अलमिताब ने गोया इत्तला दी। कराची? रोशी इतनी दूर गई और बताकर भी नहीं गई। और सबसे अहम तो यह है कि मैं तो उसकी और जवाद की खातिर ही यहाँ आई हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या सिलसिला। मेहमान मौजूद, मेज़बान गायब। उसके लहजे से नाराज़गी झलक की गई। सब ख़वातीन अलमिताब की सूरत देखने लगी जैसे वो उनकी नजात दहिंदा हो। 20 दिन पहले से उनकी सीटें कन्फर्म थी। तुम्हारे आने से पहले ही मेरे ख्याल में किसी को ध्यान नहीं रहा। तुम दिल बुरा ना करो, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल रोशी की ये बात वाकई गलत है कि उसने ना तुमसे तस्करा किया ना ही मिलकर गई। अलमिताब ने सारी जिम्मेदारी रोशी के सर मोड़ दी। अब बोलने की गुंजाइश ही क्या रह गई थी। कसूर रोशी का निकालकर गोया उसका अपना खूंटा कमज़ोर साबित कर दिया गया था। अब तो ये उसके खजल होने का मकाम था कि उसने अपनी मोहब्बत करने वाली खाला को इतनी अहमियत भी नहीं दी कि जाते हुए मिलकर जाती, जबकि रिश्ते की कुर्बत का तकाजा ये था कि उसकी खातिर वो अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देती। वो सर झुकाकर खाना जहर मार करने लगी। खून बेशक खौल रहा था मगर होंठ सी लिए थे। अब तो शायद सारा नज़ला यावर अली ख़ान पर गिरना था। तुम ख्याल न करना, कराची में बाबा साहब के बहुत करीबी दोस्त के पोते और पोती की शादी की वजह से बच्चियों को जाना पड़ा, वरना जाहिर है तुम्हारी मौजूदगी में तो किसी सैर व तफरी का गर्ज से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होना था। उन लोगों का इसरार था लड़कियों को हफ्ता 10 दिन पहले भेजे। हम औरतों में से तो जो भी जाएगी 1 दिन पहले ही जाएगी। मर्दों को तो इतनी फुर्सत नहीं आजकल, लड़कों के अपने धंधे। वजाहत और वजाहत का सिलसिला था। महिन का सर दर्द करने लगा क्योंकि उसे यह एहसास तो बहुत अच्छी तरह था कि जो कुछ कहा जा रहा है हकीकत इसके बरक्स है। मकाम मजबूरी था, खामोशी ही बेहतर थी कि इजहार हकीकत के लिए दुरुस्त जाविया नहीं बन पा रहा था। उसके पास कोई दलील, कोई सच, कोई सबूत नहीं था जो उनको गलत या झूठा साबित करता। अब बस ये था कि उसका ज़हनी सुकून रुखसत हो चुका था। वो यावर अली ख़ान को मिलने को बहुत बेचैन थी। 1.5-2 घंटे कबल के वाक़यात जहन में दोहराते, कोई सिरा ढूंढते ढूंढते उसका जहन चल हो चुका था। वो चाहती थी सारी हवेली नींद में डूब जाए तब वो यावर अली ख़ान के पास जाए। उसे खदशा था कि अगर किसी ने उसे यावर अली ख़ान के बेडरूम में जाते हुए देख लिया तो बहाने से आ मौजूद होगा। ख़ुसूसन अलमिताब को भिनक भी पड़ गई कि वो यावर के कमरे में है तो वह ज़रूर आ मौजूद होगी। उसे तो उनकी नज़रें मशाक जासूस की नज़रें दिखाई देती थी। वो नमाज़ पढ़ने के इरादे से आखिर बैठ गई और अपने जहन को यकसू करने की शौरी कोशिश की। फिर वज़ू करके नमाज़ अदा करने लगी। तकरीबन आध घंटा नमाज में गुजर गया।
उसने वॉल क्लॉक की सिम देखा। 12 बजने में 2-3 मिनट बाकी थे। वो आहिस्ती से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगी। राहदारियाँ सूनी थी। आज तो सरस्वती भी नहीं थी। यकीनन वो कोठरी में सज़ा काट रही थी। वो चंद मिनट तक बाहर का जायज़ा लेती रही। आज बारी की मदाखलत का भी खटका नहीं था। उसने आहिस्ती से दरवाज़ा बंद किया और सर पर दुपट्टा जमाकर यावर अली खान के बेडरूम की तरफ चली आई। बहुत आहिस्ती से दरवाजे पर दस्तक दी। यस, राहदारी की तरफ खुले हुए दरीचे की वजह से बहुत वाज़े आवाज़ सुनाई दी। उसने दरीचे की सिम देखा। वहाँ बहुत भारी पर्दों की आड़ मौजूद थी। वो कमरे में दाखिल हो गई। आज कमरे में पहले से लाइटें ऑन थी और वो सोफे में धंसे हुए ब्लू कलर की फाइल का मुतालिया कर रहे थे। आज जला सिगरेट उंगलियों में दबा हुआ था। अगले सिरे पर राख जमा हो चुकी थी, जो इस बात की खमास थी कि खासी देर से कश नहीं लगाया गया। यानी या तो वो बहुत मसरूफियत के आलम में थे या गायब दिमागी की हालत में थे। आइए, बहुत इंतज़ार कराया। उन्होंने कश लगाकर आगे को झुककर राख चाढ़ी। वो स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस थे जो उन पर बेपनाह सज रही थी। हाय बच्चों, उसके दिल से हाय निकली। आप वाकई मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो हैरत अमेज़ मुस्कुराहट से उन्हें देखने लगी। आपने कहा जो था, इसलिए इंतज़ार तो करना चाहिए था। वो हमेशा की तरह संजीदा थे। मैं सबके सोने का इंतज़ार कर रही थी। उसके मुँह से निकल गया। बहुत सच बोलने की आदत जो थी। अरे वो क्यों? उन्हें सुनकर जैसे अचंभा हुआ, धीरे से मुस्कुरा दिए थे। हमारा आपका एज ग्रुप तो मुख्तलिफ है। बेकार एहतियात की। उनकी तरफ से पहली मर्तबा मज़ाक की आमेजिश देखने को मिली। वो कदर छीम के, दरहकीकत उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की जुमलेबाजी भी कर सकते हैं। हया से उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। वो कोई जुमला मौजू करने लगी। उन्होंने उसकी सिम तरफ देखा तो यूं ही बेसाख्ता कह दिया था। अब जो जवाब में खामोशी की तवालत बढ़ी तो नज़रें उठाकर उसकी सिम देखा। एक छोटी सी खनकदार हंसी आसपास सुनाई देने लगी। कलीसा की घंटियां बजने लगी। फिरोजी सिल्क के पजामे और दुपट्टे और स्याह जाली के कुर्ते में एक शोख वजूद के बजाय उनकी रगों में खून दौड़ने लगा। माहौल में आतिशबाजी छूट रही थी। आजमाइश में मुब्तला कर देने वाला सरापा। दिल खोल कर हंसती हुई, मोतियों जैसे दांतों की चकाचौंध, हाथ में हाथ फंसाकर हंसी से दोरी होती हुई मुतनासिब जिस्म के खून में आग लगा देने वाले जाविये, जैसे खुशी और हंसी के खमीर से गुंधा हुआ वजूद, जैसे रोशनी के ताने बाने से बना सरापा, जैसे खुशबुओं की खाली तजसीम। बैठ जाइए प्लीज़। हल्की सी शिगुफ्तगी जो लम्हे भर को झलकी थी एकदम मादूम हो चुकी थी। लहजा सरे नौ खुश्क और पुरतकल्लुफ़ था। अब बताइए कैसे ज़हमत की? हमारा आपका रिश्ता तो ऐसा है कि इस तरह की ज़हमतें होती रहना चाहिए। वो उनके तब्दील शुदा अंदाज पर अपनी जौन छुपाते हुए बैठ गई। वो उसकी बात पर खामोश रहे। रोशी कहाँ है? इसका ख्याल था कि वो उसके सवाल पर चौंक उठेंगे, मगर उनका अंदाज बदस्तूर रहा। जिस सवाल का जवाब आपको मालूम है उसको करने का फ़ायदा। वो कश लगा रहे थे। आपके पास क्या दलील है कि मुझे इस सवाल का जवाब मालूम है? उसने उन्हें लाजवाब करना चाहा। आप घर की ख़वातीन से मिली होंगी, मुलाजमा से मिली होंगी। ये इतना अहम सवाल है कि आपने फ़ौरन से पेशतर किया होगा पहले शख्स से जो आपसे मिला होगा। उन्होंने अपनी सुर्ख नज़रें लम्हे भर को उठाई। तो आप मानते हैं कि ये बड़ा अहम सवाल है, लिहाजा जिससे मुत्तलिक है उसकी अहमियत मेरे लिए क्या होगी? उसे लाजवाब होना पड़ा था। उसके सामने वो था जो PR का अहम पुर्जा था। ना मानने की कोई वजह ही नहीं, वो मखसूस अंदाज में कह रहे थे। फिर आपने मेरी मौजूदगी के बावजूद उसे क्यों भेज दिया? वो नाराज़गी छुपाने में नाकाम रही। उसे मैंने नहीं भेजा, ये सब बच्चियों का प्रोग्राम था। वो मज़ीद सुकून से बैठ गए। प्रोग्राम तब्दील भी किए जा सकते हैं। क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं कि मेरी भांजी मेरी खातिर प्रोग्राम बदल दे? वो बच्ची है, लापरवाही कह सकते हैं उसे। मैं तो आपकी खातिर ठहरा हुआ हूँ ना। हालांकि मुझे आज ड्यूटी पर होना चाहिए था। मैं कभी किसी इमरजेंसी में भी ऑफिस मिस नहीं करता, मगर आपकी खातिर। इतना खुश्क, अपने काम से काम रखने वाला, इंतहाई कमगो शख्स जब इस तरह का जुमला बोलता है तो चौंका देता है। वो भी चौंक पड़ी थी। क्या वाकई ऐसा है? वो कदर शरारत से मुस्कुराई। उससे इस शख्स का ये जुमला हद से ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ से ले जाने वाली बेहतरीन सौगात, एक एक शिकवा जमी बर्फ़ की तरह पिघलने लगा। वो भूलने लगी कि उसे बहुत सी अहम और चुभती हुई बातें करना है। आपको जो शिकायत हो मुझसे करे। मैं यहाँ का पहला हवाला हूँ। बच्चों के अपने जहन और तरजीहात होती हैं। उनके तजुर्बात से आरी ज़िंदगी बहुत से गिले बन जाती है, मगर बहुत कुछ जानने वालों को दरगुजर से काम लेकर उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। उन्होंने सिगरेट का एस्ट्रे में मसलते हुए बहुत ही ठंडे और धीमे लहजे में कहा, मगर बच्चों के जो बड़े होते हैं उनका भी तो कोई फ़र्ज़ होता है। ये तो बड़ों का काम है कि वो निशानदेही करें, क्या अहम है या गैर अहम। आप कुछ भी कहें, आपकी कोई दलील ऐसा जवाज़ नहीं बन सकती कि मैं मुतमईन हो जाऊँ। आपकी उम्र में दलील की अहमियत भी नहीं होती। मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। रोशी की तरफ से। वो नया सिगरेट निकाल कर सुलगा रहे थे। रोशी की माजरत की तो ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि वो बेकसूर है। उसे जैसा हुक्म मिला उसने किया।
मैं आपकी गलतफहमी का अजाला करने से कासिर हूँ। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि यावर अली ख़ान ने उसकी बात काट दी थी। जी नहीं, मैं अपनी आंखों से देखती हूँ और अपने कानों से सुनती हूँ। काश कोई पूछे मैंने क्या देखा, क्या सुना। वो पहलू बदलकर अपनी हथेली को बगौर देखने लगी। लाइटर यावर अली ख़ान के हाथों से फिसला था। उन्होंने जैसे अपनी हालत पर काबू पाने की खातिर जल्दी जल्दी 2-3 कश लगाए। नई जगह, नया माहौल होता है तो बहुत सी बातें चौंका सकती हैं। वो बहुत आहिस्ती से धुआं मुंह से खारिज कर रहे थे और धुएं से बनने वाले सिलसिलावार मरगोलों को बगौर देख रहे थे। और ऐसी चौंका देने वाली बातों से जहन में सवाल पैदा हो तो क्या करें। महिन को अपनी मजबूत पोजीशन पर बला का एतमाद था। वो जानती थी वो एक मकाम पर ज़रूर हार जाएंगे। मसलन इस घर में हुक्म देने वालों की क्या कमी है कि रात के अंधेरे में कोई हुक्मरान की हैसियत से दाखिल होता है, ठहरता भी नहीं है, हुक्म सादिर करता और चला जाता है। उसे यकीन था वो इस बात का जवाब नहीं दे सकेंगे। उसका जी चाहा बच्चों की तरह तालियां बजाकर खुशी से नारा लगाए। वो मारा, हमारी जागीर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कुछ हुक्म देने वाले वहाँ भी होते हैं। डजन मैटर। आप ये बताइए और क्या देखा, क्या सुना? क्या वाकई आप मुझे हर सवाल का जवाब देंगे? वो हैरानी से उन्हें देख रही थी। हर सवाल का वादा नहीं कर सकता। उन्होंने 2 टोक माजरत की। तो फिर सवाल करना ही बेकार है। अब तो बस आप ये करें, रोशी को वापस बुलवाइए। मैं कराची जाऊंगी तो उसे साथ ले जाऊंगी, कोई मसला ही नहीं। उसका अंदाज़ बहुत सादा था मगर अंदर बला की बारीक तफ्तीश पोशीदा थी। अब पता चल जाना था कि रोशी का जाना एक मामूल की कार्रवाई थी या वाकई उसे रवाना किया गया। ठीक है, बाबा साहब से कह दूंगा उसे बुलवा लें, उन्होंने आम से अंदाज में कहा था। महीन का मुंह खुला का खुला रह गया। आप उसके बाप हैं, आप खुद ही उसे आने के लिए क्यों नहीं कहते? उसे बाबा साहब की आमरीत हमेशा से ज़्यादा खुली। हम सब उन्हीं के ज़रिए काम करना पसंद करते, ये ज़बरदस्ती नहीं। शुक्रिया का सादा सा अंदाज़ है। शुक्रिया इस बात का कि उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल करके हमें शानदार और मुमताज़ ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। इज़्ज़त और इम्तियाज़ के साथ हमारा ख़ानदान उन्हीं के सम्राट खा रहा है। उनके काम की जो अहमियत है हम सबको उसका एहसास करना चाहिए। हमने जब से होश संभाला तो दुनिया की तमाम नेमतें जैसे दस्तरख्वान पर सजी हुई थी। और आप जानती हैं दस्तरख्वान ऐसे ही तो नहीं सज जाते। उन्होंने गोद में रखी ब्लू फाइल आगे को झुककर टेबल पर रखी। सादतमंदी का इतना आला नमूना, वो भी इस उम्र में जहाँ वो अपनी ज़ाती हैसियत में मुमताज़ थे, महीन ने शायद पहली बार देखा था। वो चुप होकर रह गई थी। जाहिर है अगर कोई शख्स अपने वालिद या वालदैन के साथ फर्माबरदारी का मुजाहरा कर रहा हो तो उसकी तरदीद करना अपने ही इखलाकी देवालियापन का इजहार करना होता है। तो फिर आप कहिए उनसे, वो यहीं कह सकी। डोंट बॉदर, वो आ जाए तो ज़रूर कहूँगा। उनका अंदाज़ ऐसा था कि जासूसी और शक के सारे दरवाजे बंद होकर रह गए। खोदा पहाड़ निकला चूहा। उसे यकीन हो गया कि वो सब शादी में इनवाइटेड थे और वाकई उनका प्रोग्राम पहले से था। मगर रोशी को मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। वो अभी मुकम्मल तौर पर उलझन से आज़ाद नहीं थी। हाँ, ये गलती है उसकी। मुमकिन है उस वक्त आप आराम कर रही हूँ और उसने ये सोचा वो आपकी वापसी से पहले ही आप मौजूद होगी। अब मैं हर वक्त आराम तो नहीं करती। उसने यावर अली ख़ान की बात तेज़ी से काट दी। वो कई बार मुझसे मिली। जब उनका प्रोग्राम पहले से था तो वो कभी जिक्र तो करती। बच्चे इस तरह कॉन्शियस नहीं होते और बेफिक्री के माहौल में पले बड़े बच्चे तो बाज़ औक़ात इसी तरह की लापरवाही का मुजाहरा कर देते हैं। डोंट केयर प्लीज़। यावर अली ख़ान अपनी मखसूस एहसास कुंदा किस्म की मुस्कुराहट से के साथ गोया हुए। अच्छा, अब आप ये बताइए, फॉर्म्स की सैर पर चल रही हैं? उन्होंने पहलू बदल कर मौजू भी बदल दिया। अकेली? वो बेसाख्ता पूछ बैठी। अकेली क्यों? मैं भी हूँ आपके साथ। उनका लहजा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। नहीं, मेरा मतलब है कि साथ कोई दूसरी खातून या लड़की हो तो वक्त अच्छा गुजर सकता है। रोशी के आने तक इंतज़ार कर लेते हैं। उसने उनका सपाट चेहरा बगौर देखा। हो सकता है फिर मेरे पास वक्त ना हो। आजकल जो सियासी सूरत हाल है उससे आप वाकिफ़ हैं। आने वाले दिनों में बहुत काम होगा। फिर रहने दें, उसने बेदिली से कहा। जैसे आपकी मर्ज़ी, मगर रोशी भी नहीं है। मैं भी कल से ऑन ड्यूटी हूँ। आप बोर नहीं होंगी? कश लगाने और धुआं मुँह से खारिज करने का अमल मुसलसल जारी था। हाँ, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। महज वहमों और बेनतीजा तजस्सुस के साथ वक्त गुजारने का आखिर फ़ायदा भी क्या है? मैं पप्पा को फ़ोन कर दूँगी, वो हमारे पास वहीं हरीपुर आ जाएंगे। ठीक है, फिर रवानगी किस वक्त है? वो उसकी सुर्ख मगर बला की दास्तान गो किस्म की निगाहों से निगाहें मिलाने से पहले एतराज़ करती थी। जाने क्यों उसे महसूस होता था ये निगाहें नहीं है, मौसम का हाल ठीक ठीक रीड करने वाला मौसमी त्यारा है। उसे लगा जैसे यावर अली ख़ान के सर से कोई बहुत बड़ा बोझ सिरक गया हो। इत्मीनान और सुकून की लहरें उनके चेहरे पर साफ महसूस की जा सकती थी। उसके जहन में एक क्यों बेदार तो हुआ, मगर वो खामोश रही।
तो फिर आप कह रहे हैं ना बाबा साहब से कि वो रोशी को बुलवा लें। अभी तो शादी में 10 दिन है गालबन, और मैं आपकी मेज़बानी का लुत्फ़ मज़ीद 3-4 दिन और उठा सकूँगी, फिर उसे अपने साथ ही ले जाऊँगी। उसने फिर अपनी बात दोहराना ज़रूरी समझा। आप फ़िक्रमंद ना हो, इत्मीनान रखिए। आप बहुत अच्छे हैं यावर भाई। अगर मुझसे कोई गलती सरजद हुई हो जिसने आपको हर्ट किया हो तो मैं माज़रत चाहूँगी। आपको देखती हूँ तो सोचती हूँ बच्चों कितनी मुख्तसिर मगर खुशनसीब ज़िंदगी लाई थी। वो बहुत शानदार थी, मगर आपकी रफ़ाकत ने उन्हें और शानदार बना दिया होगा। काश वो आज आपके साथ होती, हमारी ज़िंदगी में कितनी अजीमुल शान खुशी शामिल होती। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत तकल्लुफ़ से मुस्कुराए और नज़रें उठाकर सराहने वाली को अच्छे जज्बात से देखा। दुपट्टा सर से ढलक कर आधा शानों पर आधा गोद में गिर चुका था। जुल्फ़ें क्लिप में मकीद पोनी की शक्ल में सिमटी हुई थी। चंद लिटे पेशानी को चूम रही थी। बहन को याद करती उदास उदास से तासुरात चेहरे पर बिखराए। वो फिर उन्हें कुछ याद करवा रही थी और ये यादें उन पर कहर की तरह टूटती थी। जब तक बात चलती थी उनके पास बैठना आसान रहता था, मगर जो ही खामोशी के वक्फे में उसका बिला इरादा जायज़ा लेता वो खासी परेशानी महसूस करने लगती थी। अच्छा मैं चलती हूँ, गुड नाइट। वो एकदम से खड़ी हो गई। सुबह 6 बजे तक तैयार रहिएगा, क्योंकि 9 बजे तक मुझे कल हर हाल में ऑफिस होना चाहिए। ठीक है। वो जल्दी से बाहर आ गई। सुबह के 4 बजे थे और अभी तक हौसला अफजा इम्कानात ज़ाहिर नहीं हुए थे। गुल्लो का 2 मरतबा फ़ोन आ चुका था। उसे तो यहीं पड़ा था कि अब हालत तसल्ली बख्श है, मगर वो कॉरिडोर में टहलते टहलते रुककर शीशे के पार से उसे देखने लगा। रोशान यावर अली ख़ान। ज़िंदगी से तो बहुत कम लोग ही राज़ी दिखाई देते हैं, इससे तो सबको ही गिले रहते हैं। पर जो खुदकुशी करता है, दुख सिर्फ उसी को तो नहीं मिला होता जो उसके आसपास होते हैं। दुख तो उनके पास भी होते हैं। किस बला की खुदगर्जी है। सिर्फ अपनी निजात से गर्ज दूसरों पे फ़ुरक़त का क्या असरार डालेगी, जो पहले दुखों के चट्टानों पर हौसलों के से ज़रबे लगा रहे हैं। ये जुदाइयाँ उनके हौसले को रेत बना सकती है। किस कदर खुदगर्जी है। पिछले साल बारिशों का बहुत ज़ोर था। 6 अगस्त को तुम्हारी सालगिरह थी। तुम बाज़िद्दी की सालगिरह पर तुम्हें आइसक्रीम केक आएगा, यावर चचा कह रहे थे। बारिश बहुत तेज़ है, सड़क नीली कीचड़ पर बन चुकी है। क्यों ड्राइवर को मुसीबत में डाल रही हो? मैंने भी तुमसे कहा था, अंधेरा हो रहा है, रास्ता ख़तरनाक हो चुका है, खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो सकता है। तहिया पर तुमने कहा था हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम साल भर में मिलने वाली इस इकलौती खुशी को अपनी पसंद से मनाएंगे। मुझे वो बेरहमाना और खुदगर्जाना अंदाज पर न जाने क्यों बहुत रंज हुआ था, मगर आज ये इंकशाफ ज़रूर हुआ है। तुम्हारी खुदगर्जी हवेली की दीवारों से भी ज़्यादा सफाक है। तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अलावा किसी और की ज़ात की परवाह नहीं करती। ना इस मामले में तुम ज़िंदगी को अहमियत देती हो, चाहे वो तुम्हारी अपनी हो या किसी और की। ज़िंदगी भी जैसे तुम्हारी जायदाद है, जागीर है, जिसे हर आन तुम्हारी ख्वाहिशात के तहत रहना चाहिए। और जब ये तुम्हारी पसंद से मुतसादिम हो तो तुम इसे भी ठुकरा दो, चाहे तुम्हारे इस अमल से दूसरे जिंदा लाश बन जाए। मसलन यावर चचा, मैं जानता हूँ तुम उनके लहू में ज़िंदगी बनकर दौड़ती हो। मार तो दिया तुमने उन्हें, ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया तो भी, जिंदा बच गई तो भी। ज़ाहिर पोजीशन में तीसरे दर्जे का दामाद जो हमेशा A1 कैटेगरी में रहे हैं और अपने आसपास का A क्लास अशिया और अफराद को देखते रहे हैं। तुमने तो उन्हें जीते जी मार दिया। यूं भी और यूं भी वो क्या कोई भी खान के आगे अपनी बात रख सकता है? मगर मैं क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहा हूँ? मुझे क्यों इतना रंज है? तुम एक नादान, खुदगर्ज और मगरूर लड़की हो। मुझे तुमसे क्या मतलब? तुम जिंदा रहो या मगर कोई तो हो ये सोचने वाला कि तुम ऐसी ही हो या ऐसी हो गई हो। हेलो सर। वो इतनी गहरी सोच में मुस्तगरिक था कि नर्स को उसे मतवज्जे करने के लिए बाकायदा कोशिश करना पड़ी। यस सिस्टर, वो एकदम बोला। आप साथ वाले कमरे में आराम कर सकते हैं। जब ये इंसेंटिव ICU केयर से बाहर आएंगी तो इसी कमरे में होंगी। आप वहाँ अटेंडेंट के लिए भी एक बेड मौजूद है। कोई खातून होती तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल शौहर भी रुक सकता है। वो अपनी बात मुकम्मल करके तेज़ी से आगे बढ़ गई। एक लम्हे को तो उसकी समझ में ही न आया कि वो क्या कहेगी। उसे गौर से जाते देखता रहा। फिर एक तल्ख सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर नमूदार हो गई। मैं शहजादा फिलिप बनने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता। मलका फिर मलका होती है। ऐसी अनबैलेंस ज़िंदगी, खुदा न ख्वास्ता उसकी मर्दाना गरूर पूरी कुव्वत से उभरा। और रही दिल के चाहने की बात, दिल तो ना जाने क्या क्या चाहता है, कौन इसकी परवाह करे। वो दोबारा बेंच पर बैठ गया। जब तुम किसी नादानी का मुजाहरा करती हो या मुझे बहुत अहमियत देती हो तो मैं सोचता हूँ तुम्हारा क्या बनेगा, मगर अब तो तुमने एक भयानक इम्कानी अंजाम को खुद से करीब कर लिया है।
मगर तुम मेरे दिल में क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ जो तुम्हें कांटों पर घसीटूं, बस वो तसव्वुराती लंबे बाल वाली। ठीक है, तुम्हें थोड़ा रंज पहुंचाकर किसी बड़े रंज से बचाना भी तो मेरी नमक हलाली का तकाजा है। सर आप रूम में नहीं गए? बहरहाल कंग्रेचुलेशन, उनकी हालत अब मुकम्मल कंट्रोल में है। अभी थोड़ी देर पहले बेहोशी का जोर टूटा है, बुड़बुड़ा भी रही है और मुसलसल बारी बारी कह रही है। कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल आपको खुश होना चाहिए। वो मुस्कुराई। बारी बारी, इनसे यही खतरा है मुझे। ये खुदा न खास्ता मुझसे पहले आलम बाला में पहुंच गई तो मुझे इतना पुकारेंगी कि मुझे भी मजबूरन जाना पड़ेगा। जहन एकदम रिलैक्स हुआ तो लहजे में अज़खुद बशाश्त आ गई। बच्चा है कोई आपका? नौउम्र नर्स ने मुस्कुराकर पूछा। वो मेरी बीवी नहीं है। आपने मुझे वजाहत का मौका ही नहीं दिया। मुझे शौहर बनाकर फ़ौरन चल पड़ी। वो फ़ौरन एतमाद से मुस्कुरा रहा था। फिर आपके दरमियान क्या रिश्ता है? वो खजल सी हो गई। वो तो ड्यूटी रूम में साथी नर्सिस के साथ उस लड़के का से बाकायदा तबसरा करके आ रही थी जिसका दुरानिया कमोबेश 5-7 मिनट का तो होगा, जिसमें उसके इक़दाम में खुशी पर हैरानी का इजहार भी किया था कि इतने अच्छे शौहर के होते हुए वो ज़िंदगी से बेजार हो गई, जो उसे खुदकुशी के बाद भी इतने महंगे तरीन हॉस्पिटल में दाखिल कराता है। जो शख्स उस लड़की पर इतना पैसा बहा रहा हो, जिसके बचने के इम्कानात कम हो, वो आम हालात में उस पर कितना खर्च करता होगा। इससे तो यही साबित होता है वो उससे मोहब्बत नहीं इश्क करता और हर हालत में उसे ज़िंदा रखना चाहता है। रिलेटिव है मेरी, उसने नर्स को जवाब दिया, जो कुछ सोच रही थी। क्या इस वजाहत के बाद इजाज़त मिल जाएगी उस कमरे में आराम करने की? मेरा ख्याल है अभी यानी फ़िलवक्त तो वो इस कमरे में। जी ऐसा होता तो नहीं, मगर मजबूरी है। आप कहीं घंटों से इसी तरह बैठे हैं। आप 1-2 घंटे वहाँ सो सकते हैं। नर्स ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले समझ ली थी। जहन आजमाइश से दूर आज़ाद हुआ तो बहुत थकावट महसूस होने लगी। उसे जागते हुए मुसलसल 24 घंटे होने वाले थे। वो जमा ही लेता हुआ उठ खड़ा हुआ, एक नज़र फिर नीम बेहोश रोशी पर डाली और उस तरफ मुड़ गया जिस तरफ नर्स ने इशारा किया था। तो ये थी इसकी आज की तीसरी एपिसोड, और चौथी एपिसोड आप अभी जाकर बुक्स फॉर एवर चैनल पर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, वो इसी वीडियो के नीचे इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा अगली एपिसोड का। ठीक है, वो मैंने साथ ही अपलोड कर दिया है। होपफुली कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा सस्पेंस है इसमें, बहुत उलझी हुई स्टोरी है जो कि अभी समझ नहीं आ सकती। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्रिल है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है और बहुत सुलझी हुई स्टोरी है क्योंकि बहुत अच्छे से राइटर ने इन चीज़ों को बयान किया है। मतलब बहुत मैच्योर राइटिंग स्टाइल है और ऐसे पढ़ते हुए मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। होपफुली कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे इसके। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में, जो कि अभी आप लोग सुन सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।